नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात विवादित बयान पर शुरू हुए घमासान की, क्योंकि पहले भगवान राम को लेकर हवा में उड़ने वाला बयान आया था, अब हनुमान जयंती पर ऐसा बयान आया कि माहौल गर्मा गया। वहीं बात होगी डर वाली पॉलिटिक्स की, जिस पर अखिलेश यादव हमलों का 6 उन्होंने लगा दिया। साथ ही बात होगी विपक्षी एकता की, जो एक बार फिर से दम भरती नजर आई। लेकिन जहां विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, वहीं पीएम मोदी ने भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर विपक्ष पर हल्ला बोलते हुए पुनर्जागरण की हुंकार भर दी। वहीं बात होगी निकाय चुनाव की, जिसकी लड़ाई से पहले सपा ने आरक्षण पर आपत्ति जताई। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात सपा नेता का विवादित बयान, पहले राम अब हनुमान। क्योंकि खुद को सपा विधायक राम अचल राजभर का प्रतिनिधि बताने वाले बाल मुकुंद धुरिया ने हनुमान जयंती पर ऐसा बयान दे दिया कि देश की राजनीति का पारा चढ़ गया। अब इस बयान से सपा इस कदर बैकफुट पर आई है कि सपा विधायक राम अचल राजभर कह रहे हैं कि बाल मुकुंद धुरिया से उनका कोई रिश्ता नहीं है, न वो उनके प्रतिनिधि हैं और न ही उनको जानते हैं। लेकिन बाल मुकुंद धुरिया की सपा नेताओं के साथ तस्वीरें जमकर वायरल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा ने 24 के लिए अपनी लाइन तय कर ली है? सपा नेता का विवादित बयान, पहले राम अब हनुमान। धर्म वाले मोर्चे पर सियासत हाई, क्या ऐसे होगी 24 की लड़ाई? अभी सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के भगवान राम के हवा में उड़ने वाले बयान पर सियासी कोहराम खत्म भी नहीं हुआ था कि अब समाजवादी पार्टी के नेता बाल मुकुंद धुरिया के हनुमान जयंती के मौके पर दिए विवादित बयान से भूचाल आ गया है। क्योंकि खुद को सपा विधायक राम अचल राजभर का प्रतिनिधि बताने वाले बाल मुकुंद धुरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, जिन्हें अपने बाबा की जयंती याद नहीं, वो बंदर की जयंती मना रहे हैं। अब इसी विवादित पोस्ट को लेकर सियासत गर्म हो गई है। मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को कम से कम इस बारे में जरूर देखना चाहिए कि कहीं उनकी पार्टी के लोग से संबंधित लोग ग्रंथ फाड़ने लगते हैं, श्री रामचरितमानस का ग्रंथ फाड़ने लगते हैं, जलाने लगते हैं। और कहीं बजरंगबली श्री हनुमान को उनके जन्मोत्सव पर, जन्मदिन पर इस प्रकार का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करते हैं। मैं तो कहूँगा कि भगवान बजरंगबली उनको सद्बुद्धि दे। उधर भाजपा नेता अतुल मिश्रा ने बाल मुकुंद के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जो बयान हनुमान जयंती पर बाल मुकुंद धुरिया ने दिया है, उस पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, जो बाल मुकुंद धुरिया को सपा का नेता ही मानने से मना कर रही है। मैंने किसी को अपना प्रतिनिधि बनाया ही नहीं, तो जनप्रतिनिधि का सवाल नहीं उठता। और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश के तहत इस तरह जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जबकि बाल मुकुंद की सपा की सदस्यता वाली रसीद और सपा नेताओं के साथ बाल मुकुंद की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एक तस्वीर में बाल मुकुंद धुरिया सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक राम अचल राजभर के साथ नजर आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि बाल मुकुंद धुरिया को अपने बयान में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। मेरा किसी की भावना को आहत करने का पोस्ट इंटेंशन नहीं है। मैंने किसी को इंडिकेट करके नहीं कहा है। मैंने कहा है हनुमान जी दुनिया जानती है, केसरी नंदन है, वो बंदरों की फौज लेके राम जी चले गए, हनुमान जी बंदर हैं, इसमें कौन सी नई बात कह दी हमने? अब किसी को बुरा इसलिए लग जाए कि हम समाजवादी पार्टी के हैं। पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की, उसके बाद यूपी में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। और अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक राम अचल राजभर के प्रतिनिधि ने जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी पर अमर्यादित टिप्पणी की है, उसे लेकर एक बार फिर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने अंबेडकर नगर में धार्मिक भावना आहत करने की एफआईआर
धुरिया के खिलाफ कराई है। वहीं बीजेपी इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही कहीं न कहीं धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ रही है। अब सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव ने अपनी लाइन तय कर ली है, क्योंकि उन्हीं की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम के हवा में उड़ने वाला बयान दिया था और अखिलेश ने उन्हें टोका तक नहीं। मिले मुलायम कांक्षी राम, मिले मुलायम कांक्षी राम, ये नारा गूंजा था। और अब बड़ी बात यह है कि हनुमान जयंती को लेकर अखिलेश यादव ने शुभकामना तो दूर एक ट्वीट तक नहीं किया। ऐसे में क्या मान लिया जाए, क्या ये सब दलितों को साधने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे 24 की लड़ाई नजदीक आ रही है, सपा ने अपनी पूरी ताकत दलितों को जोड़ने में लगा दी है। फिर चाहे कांसीराम की मूर्ति का अनावरण हो या फिर रामचरितमानस के जरिए शूद्र वाली लाइन हो, लेकिन भगवान राम और हनुमान जयंती पर बयान देकर सपा भाजपा को फुल टॉस दे रही है, क्योंकि धर्म वाली राजनीति भाजपा को हमेशा रास आती रही है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बात भाजपा राज पर सियासी भूचाल, अखिलेश का बुलडोजर वाला सवाल, क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल पर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 6 आरोप लगाते हुए सरकार और पुलिस की साठगांठ पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश का यह ट्वीट भाजपा को बुरी तरह से चुभ गया और सपा शासनकाल के कानून व्यवस्था की याद दिलाते हुए मोर्चा खोल दिया है। भाजपा पर अखिलेश का हमला, भ्रष्टाचार वाला निशाना, डर वाली पॉलिटिक्स, आरोप वाला सेक्स। जैसे जैसे 24 की चुनावी जंग नजदीक आ रही है, देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे से लेकर दलित पॉलिटिक्स का जाल बिछा रही है, लेकिन सबके बीच अखिलेश यादव ने पुलिस और भाजपा की सांठगांठ पर ऐसा हमला बोला है कि सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भाजपा पर 1 नहीं 2 नहीं 6 आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा और पुलिस की भ्रष्टाचारी सांठगांठ यूपी में भाजपा राज सीजन 2 की आपराधिक पटकथा लिख रही है, जिसके मुख्य अध्याय फर्जी केस का जाल, वसूली का दबाव, बुलडोजर का डर, अपहरण, एनकाउंटर की धमकी और आत्महत्या के लिए मजबूर करना है। सही कहा है माननीय अखिलेश यादव जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा में है और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने में लगी है। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी का कथन सही है। सपा मुखिया का ये ट्वीट भाजपा को बुरी तरह चुभ गया है और सपा शासनकाल की कानून व्यवस्था की याद दिलाते हुए मोर्चा खोल दिया है। कुछ लोग हैं जो भाजपा राज सीजन 2 लिखकर बातें करते हैं, उनको लगता है उसकी जगह बाकी सारी चीज़ तो सही है, उसकी जगह उनको सपा राज 2 यानी आदरणीय मुलायम सिंह जी के बाद का जो राज का उल्लेख करना चाहिए। बुलडोजर किस पे चलता था? माफिया, यानी जो प्रयागराज के माफिया की बात कर रहे हैं, वो माफिया खुद बुलडोजर पे बैठ के जाके आम जनता का मकान गिरा देता था। 4 लेन बन रहा है, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, बीजेपी राज 2 जिसकी बात हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेरने में जुटे अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि भाजपा और पुलिस के बीच भ्रष्टाचारी सांठगांठ है और यही सांठगांठ भाजपा राज सीजन 2 में क्रिमिनल स्क्रिप्ट लिख रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में वसूली का डर, बुलडोजर का खौफ, एनकाउंटर की धमकी जैसे शब्दों का जिक्र किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश ने भाजपा पर और पुलिस पर इस तरह से निशाना साधा हो। वो समय समय पर निशाना साधते रहे हैं और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस बुलडोजर और एनकाउंटर पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, भाजपा उसी बुलडोजर को, माफिया को जड़ से खत्म करने की उपलब्धि बताती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव के ये बयान जमीन पर असर कर पाएंगे? क्योंकि अगले महीने ही यूपी में निकाय चुनाव होना है, जिसमें अखिलेश की दलित पॉलिटिक्स से लेकर कौन सा मुद्दा सपा को शूट कर रहा है या नहीं, इसका पूरा टेस्ट हो जाएगा। विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। बात सपा कांग्रेस एक साथ तिरंगा यात्रा से बनेगी बात।
ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आज पूरा विपक्ष अपनी ताकत दिखाते हुए एकजुट नजर आया, जहां एक मंच पर 19 दल के नेता साथ नजर आए। बड़ी बात यह थी कि इस मंच पर सपा और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे का हाथ उठाए साथ खड़े थे। अब सवाल इस बात का है कि जो एकजुटता दिल्ली में दिखी, क्या वो दिल्ली की लड़ाई में दिखेगी? क्योंकि विपक्ष की ये एकजुटता ऐसे वक्त में सामने आई है जब एक दिन पहले जांच एजेंसियों पर मामले पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सपा कांग्रेस एक साथ तिरंगा यात्रा से बनेगी बात। चौबीस की पिच पर एकजुटता का ट्रेलर कब रिलीज होगी फाइनल पिक्चर? ये दिल्ली के विजय चौक पर विपक्ष की एकजुटता वाली हुंकार है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 दल के नेता एक साथ पहली बार इकट्ठे नजर आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि संसद में विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है, इसीलिए उन्होंने तिरंगा उठाकर सड़क का रास्ता चुन लिया है। कभी आपने सुना कि सरकार के लोग ही उठ के माफी मांगो बोल के गड़बड़ करके सदन खत्म कर देते हैं? कभी हुआ ऐसा? तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, और एक को एक न्याय और दूसरे को दूसरा न्याय। ये राहुल जी का एक ही उदाहरण बस है। भारतीय जनता पार्टी के मन में न तो लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान है, ना ही विपक्ष के लिए कोई सम्मान है। वो हर आवाज को कुचल देना चाहते हैं। पहले सड़क पर कुचल रहे थे, अब संसद में भी कुचल रहे हैं। 13 मार्च से आज तक एक दिन भी सदन नहीं चलने पाया, क्योंकि जैसे एलओपी बोलने खड़े होते हैं या विपक्ष से कोई बोलने खड़ा होता है तो अडानी के वफादार लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, व्यवधान पैदा कर देते हैं। तो आज हम एक संदेश पूरे देश को दे रहे हैं कि किस तरह लोकतंत्र का हनन हुआ, राहुल गांधी जी की सदस्यता किस तरह समाप्त हुई, किस तरीके से एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए भाजपा किस हथकंडे पर उतर आई सरकार, और इसीलिए हमारा ये तिरंगा यात्रा होगी। लेकिन विपक्ष की इस एकता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो एकता तिरंगा यात्रा के वक्त नजर आई, क्या वो 2024 में भी नजर आएगी? और उससे भी बड़ी बात ये कि क्या कांग्रेस और सपा में बात बन पाएगी? क्योंकि जब भी बात कांग्रेस की आती है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अब उन्हीं के सांसद कांग्रेस के सांसदों के साथ साथ हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक तमाम सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में अगर बात करें तो कई सारे विपक्षी सांसद शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने इसकी अगुवाई की और इस विपक्षी सांसदों की तिरंगा मार्च में समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई है। अगर बात करें तो मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी कई सारे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी हुई नजर आई है, और कांग्रेस पार्टी लगातार आह्वान कर रही है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको अब साथ आना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को समर्थन करना चाहिए, जिससे कि क्षेत्रीय दल बीजेपी को चुनाव हरा सके। ऐसे में दिल्ली में साथ नजर आ रही है सपा कांग्रेस, क्या उत्तर प्रदेश में भी साथ नजर आएंगे? आपको बता दें कि विपक्ष की ये एकजुटता ऐसे वक्त ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले जांच एजेंसियों के मामले पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ विपक्ष के 14 दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब सवाल इस बात का है कि क्या इसी झटके के जवाब में विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट के झटके का कोई असर नहीं हुआ, वो एकजुट है और जरूरत पड़ी तो एक साथ एक मंच पर आ सकता है। अविनाश तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात 24 विजय की चक्रवर्ती हुंकार, स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की ललकार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा 43 साल की हो गई है। आज स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जहां एक तरफ विपक्ष पर जमकर हमला बोला, वहीं भाजपा को हनुमान बताते हुए पुनर्जागरण हुंकार भी भर दी। लेकिन जब पीएम मोदी विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, तब विपक्ष दिल्ली में अपनी एकजुटता वाली ताकत दिखा रहा था। पीएम मोदी की पुनर्जागरण हुंकार, स्थापना दिवस से 24 की ललकार।
विपक्ष पर वंशवाद वाली चोट, भाजपा को पीएम की बूस्टर डोज। भाजपा के लिए जश्न मनाने का और अपनी पीठ थपथपाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि ये 43 साल के उस सफर की कहानी है जो शुरू तो 2 सीटों के साथ हुई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में भाजपा के पास लोकसभा में 303 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 93 और 1421 विधायक हैं। अब भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसी बूस्टर डोज दी है कि विपक्ष के सामने वंशवाद से लेकर परिवारवाद तक की बड़ी लकीर खींच दी है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ विपक्ष पर जमकर हमला बोला, वहीं भाजपा को हनुमान बताते हुए पुनर्जागरण हुंकार भर दी। भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर तमाम तरीके से निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि 2014 के बाद देश में पुनर्जागरण हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल के बाद लगातार गुलामी की दास्ता से भारत बाहर आ रहा है, जो गुलामी के प्रतीक चिन्ह रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जहां पीएम मोदी कार्यकर्ताओं में 24 की लड़ाई के लिए जोश भर रहे थे, वहीं सीएम योगी भाजपा के 43 साल के शानदार सफर की बधाई दे रहे थे। गौरतलब है कि 24 की लड़ाई में भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से ही है, क्योंकि 2014 और 2019 में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें यूपी से ही मिली हैं और अब 2024 के लिए भाजपा ने यूपी में 80 सीटों का टारगेट रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा वो करिश्मा कर पाएगी जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में किया है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी खुलकर ताल ठोक रहा है, लेकिन भाजपा को भरोसा है कि उसे कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात निकाय चुनाव की लड़ाई, सपा ने आरक्षण पर आपत्ति जताई। निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस पर सपा ने आपत्ति जताते हुए बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा का आरोप है कि एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण में कम सीटें दी। अब सवाल इस बात का है कि क्या फिर से निकाय चुनाव पर कोई बड़ा अड़ंगा तो नहीं आ जाएगा। निकाय चुनाव की लड़ाई, सपा ने आरक्षण पर आपत्ति जताई। क्या फिर लेट होगा चुनाव? आरक्षण पर बढ़ा तनाव। क्या निकाय चुनाव फिर एक बार फंस जाएगा? क्या फिर एक बार आरक्षण को लेकर नया विवाद खड़ा हो जाएगा? ये सवाल इसलिए कि निकाय में सीटों पर आरक्षण की जो सूची सरकार ने जारी की थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जता दी है। सपा का आरोप है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को आरक्षण में कम सीटें दी गई। अब इसी को लेकर सपा ने स्थानीय निकाय निदेशालय में आपत्ति जताई है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, निश्चित रूप से सरकार के मुंह में तमाचा है। सरकार को जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट प्रकाशित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय को उसमें कहना पड़ा। गौरतलब है कि 30 मार्च को कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था और आपत्ति जताने के लिए 6 अप्रैल तक का वक्त दिया था, और अब सपा ने आपत्ति जताकर साफ कर दिया है कि आरक्षण को लेकर वो खुश नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आरोप सपा ने लगाया है, क्या उसका चुनाव पर कोई असर होगा? क्योंकि पिछली बार इसी आरक्षण को लेकर पेच फंस गया था,
जिसकी वजह से चुनाव 6 महीने लेट हो गया। लेकिन एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी आपत्ति जता रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने 8,731 करोड़ की सौगात दे दी है। ये जो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन की सुविधा की जो सौगात पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है और ऐसे में अब बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं आज इन चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी निकायों को एक बड़ी सौगात दी। 8,754 करोड़ की तकरीबन 2,000 से ज़्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सरकार ने इसे नाम दिया है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश के शहर हों, ज़िले हों, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, उनका कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी उनमें भी बेहतर सुविधाएं देने का काम योगी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर फुल ऑन एक्शन में है। उनकी तैयारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2 बूथ स्तर से लेकर हर जिले हर गांव में अपनी पकड़ बनाने में लगी है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी नगर निगम में भाजपा को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि बीते 2 चुनावों से नगर निगम में सपा का खाता तक नहीं खुला है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।